नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिस पर सदियों का बोझ है, अयोध्या। बिल्कुल। लेकिन इसे सिर्फ एक टकराव के तौर पर देखना, मतलब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा, शायद इसकी पूरी तस्वीर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो स्रोत है, बाबरी मस्जिद, संघर्ष, आस्था और अयोध्या समझौता, वो इसे एक जमीन की भावनात्मक यात्रा की तरह देखता है। हाँ। जहाँ इतिहास, आस्था और फिर कानून सब आकर एक जगह उलझ गए हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतों को एक एक करके खोला जाए और ये समझा जाए कि एक ही जगह दो समुदायों के लिए इतनी पवित्र और साथ ही इतनी विवादित कैसे बन गई। बिल्कुल। और देखिए, ये सफर शुरू तो होता है 1528 से, लेकिन इस स्रोत की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इसे एक सीधी साधी दुश्मनी की कहानी नहीं मानता। अच्छा। वो इसे दो समानांतर सच की कहानी कहता है। मतलब एक तरफ करोड़ों लोगों की गहरी आस्था कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, एक पवित्र स्मृति। और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक मस्जिद जो सदियों से एक समुदाय के लिए इबादत की जगह थी। तो दो अलग अलग सच एक ही जमीन पर। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि समस्या तब शुरू हुई जब ये दो समानांतर सच एक दूसरे से टकराने लगे, जब दोनों ने उस जमीन पर अपना पूरा हक जताना शुरू कर दिया। यहीं से सारी जटिलता शुरू होती है। हाँ, यहीं से। तो चलिए उसी शुरुआती दौर में चलते हैं। 1528 मुगल काल, मस्जिद का निर्माण होता है। स्रोत इसे अयोध्या के नक्शे पर एक शांत संरचना कहता है। हाँ। और सैकड़ों सालों तक हालात कमोदेश ऐसे ही बने रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था या फिर एक खामोशी थी जिसके नीचे तनाव धीरे धीरे पनप रहा था? ये बहुत ही अहम सवाल है और स्रोत के मुताबिक इसे शांतिपूर्ण कहना शायद थोड़ा ज्यादा आसान कर देना होगा। मतलब बेहतर शब्द होगा निष्क्रिय सह अस्तित्व। मतलब ये कि दोनों समुदाय साथ रह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक यादें, उनके दावे वो अलग अलग थे, अपनी अपनी जगह पे। बिल्कुल। एक के लिए वो राम जन्मभूमि थी, दूसरे के लिए बाबरी मस्जिद। और जब तक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा इतना बड़ा नहीं बना था, तब तक ये दोनों दावे एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं करते थे। अच्छा। तो ये नफरत का दौर नहीं था, बल्कि अलग अलग स्मृतियों का दौर था। टकराव तो तब शुरू हुआ जब इन स्मृतियों को एक संगठित पहचान का रूप दिया जाने लगा। और इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि शांत सतह के नीचे जो भी चल रहा हो वो किसी एक घटना से अचानक ऊपर आ जाता है। हाँ। तो स्रोत के हिसाब से वो पहला बड़ा मोड़ क्या था जिसने इस निष्क्रिय सह अस्तित्व को एक सक्रिय टकराव में बदल दिया? वो मोड़ आया 1949 में। 1949। हाँ, 22-23 दिसंबर की रात जब मस्जिद के गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुईं। ये घटना एक चिंगारी की तरह थी। एक चिंगारी। बिल्कुल। स्रोत इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ मानता है क्योंकि इसने विवाद का उसका पूरा रूप ही बदल दिया। कैसे? देखिए, जो बहस अब तक सिर्फ मौखिक दावों, कहानियों और आस्था तक थी, वो अचानक एक ठोस, एक भौतिक और एक कानूनी मुद्दे में बदल गई। क्योंकि वहाँ मूर्तियां थी। हाँ, अब वहाँ मूर्तियां थी, पूजा शुरू हो गई थी और फिर प्रशासन को दखल देना पड़ा। मस्जिद को विवादित स्थल घोषित कर उस पर ताला लगा दिया गया। यानी एक आध्यात्मिक विश्वास अब एक कानूनी और जमीनी हकीकत बन चुका था। बिल्कुल। लेकिन 1949 के बाद भी दशकों तक मामला तो अदालतों में बहुत धीमी रफ्तार से चला। फिर ऐसा क्या हुआ कि 80 और 90 के दशक आते आते ये मुद्दा पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया? स्रोत इसके पीछे कई वजह बताता है। 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा। फिर 1986 में एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मस्जिद के ताले खोल दिए गए ताकि हिंदू श्रद्धालु वहां पूजा कर सकें। अच्छा, इस एक फैसले ने पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। और इसके बाद 1989 में राम मंदिर के लिए शिलान्यास भी हुआ। तो इन घटनाओं ने इसे अयोध्या से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, अब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये राजनीतिक शक्ति, पहचान और कह सकते हैं कि वोट का प्रतीक बन गया था। और इसी बढ़ती राजनीतिक गर्मी का नतीजा था 6 दिसंबर 1992। स्रोत इस दिन का जिक्र बहुत बहुत मार्मिक ढंग से करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि एक ढांचा गिराया गया, वो कुछ और गहरा कहता है। हाँ, और ये इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 1992 में सिर्फ ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं गिरा, बल्कि संवाद और भरोसे की जो संभावना थी वो भी ढह गई। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गया
जहां से सुलह की कोई भी कोशिश एक पक्ष की हार के तौर पर देखी जाने लगी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। स्रोत इस मंजर को बड़े दर्दनाक तरीके से बताता है। वो लिखता है कि जब वो ढांचा गिरा तो उसकी धूल जैसे पूरे देश के टूटे हुए दिलों पर जाकर बैठ गई। वो सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, वो एक भरोसे का टूटना था। और उसके बाद जो दंगे हुए, उन्होंने समाज में एक ऐसी खाई बना दी जिसे भरना बहुत बहुत मुश्किल था। इस घटना के बाद जाहिर है पूरा मामला कानूनी दांव पेच में और भी ज्यादा उलझ गया। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि विवाद गली के कोनों से अदालतों तक तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन अब यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे जटिल मुकदमों में से एक बन गया। और ये कोई साधारण मुकदमा नहीं था। दशकों तक चली इस कानूनी लड़ाई में बहुत ही दिलचस्प और जटिल कानूनी सिद्धांतों पर बहस हुई। जैसे कि स्रोत बताता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एडवर्स पोजेशन यानी विपरीत कब्जा के सिद्धांत पर जोरदार बहस हुई। यानी कि अगर कोई एक पक्ष लंबे समय से जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, बिना किसी रोक टोक के, तो क्या उसका मालिकाना हक बन जाता है, इस पर बहुत बहस हुई। और एक और बहुत ही अनोखा कानूनी तर्क था जिसमें जमीन को ही एक जीवित व्यक्ति की तरह माना गया। हाँ, ये सबसे असाधारण पहलुओं में से एक था। भगवान रामलला विराजमान को एक जुरिस्टिक पर्सनालिटी यानी एक न्यायिक व्यक्ति माना गया, जिसका मतलब है कि कानून की नजर में वो खुद एक पक्षकार थे जो मुकदमा लड़ सकते हैं, और जमीन को भी देवता से अभिन्न मानकर उसे पवित्र दर्जा दिया गया। और इसमें ASI की रिपोर्ट की भी बड़ी भूमिका थी, है ना? बहुत बड़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट, जिसमें विवादित स्थल के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मिलने की बात कही गई थी, वो एक बड़ा सबूत बनी। तो इन सब चीजों ने मिलकर इस केस को बेहद पेचीदा बना दिया। ये सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सबूतों और कानूनी व्याख्याओं का भी एक महासंग्राम था। तो सालों की सुनवाई, हजारों पन्नों के दस्तावेज और दलीलों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ, वो ऐतिहासिक दिन। स्रोत इस फैसले को किस नजरिए से देखता है? क्या वो इसे किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे की हार के रूप में देखता है? नहीं, और यहीं पर स्रोत का विश्लेषण बहुत गहरा हो जाता है। वो इसे जीत हार के चश्मे से नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? वो इसे न्यायपालिका की तरफ से एक सिविलाइजेशनल वुंड यानी एक सभ्यता के घाव को भरने की कोशिश के तौर पर देखता है। अच्छा, घाव को भरने की कोशिश? बिल्कुल। फैसले ने ये माना कि मस्जिद का विध्वंस गैर कानूनी था, लेकिन साथ ही हिंदुओं की आस्था और विश्वास को भी वजन दिया। इसीलिए विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दी गई और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। तो स्रोत के मुताबिक ये एक तरह का संतुलन साधने वाला फैसला था। ये संतुलन से भी ज्यादा था। स्रोत इसे रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय की एक कोशिश कहता है। सुधारात्मक न्याय? हाँ, जिसका मकसद किसी को सजा देना नहीं था, बल्कि समाज में जो दरार आ गई थी उसे पाटने के लिए एक समाधान देना था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने मालिकाना हक का फैसला आस्था पर नहीं, सबूतों पर किया, लेकिन अंतिम समाधान देते वक्त दोनों समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया। तो स्रोत के मुताबिक ये निर्णय शांति स्थापित करने के लिए था। बिल्कुल, शांति स्थापित करने के लिए, ना कि किसी एक पक्ष को सही ठहराने के लिए। तो इस फैसले के बाद आज की जमीनी हकीकत क्या है? स्रोत अयोध्या के इस नए अध्याय को कैसे देखता है? एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ एक नई मस्जिद बनाने की तैयारी है। स्रोत इसे एक नई शुरुआत की कोशिश के रूप में देखता है। अयोध्या शहर, जो दशकों तक संघर्ष और तनाव का प्रतीक बना रहा, अब विकास और निर्माण के एक नए दौर से गुजर रहा है। लेकिन स्रोत इस पर एक जरूरी सवाल भी उठाता है, जो सिर्फ इमारतों के निर्माण से जुड़ा नहीं है। और वो सवाल क्या है? स्रोत सुलह की बात तो करता है, पर क्या वो इस पर भी गौर करता है कि जमीन के बंटवारे के बावजूद समाज में जो खाई पैदा हुई है वो कैसे भरेगी? बिल्कुल। क्या सिर्फ नई इमारतें बना देना काफी है? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, और स्रोत इसका कोई आसान जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का बनना उस कानूनी समाधान का एक भौतिक रूप है, लेकिन असली चुनौती तो दिलों को जोड़ने की है। हाँ, ये तो है। कहानी का जो अंतिम संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है कि मानवता ईंटों, मंदिरों या मस्जिदों से ज्यादा मायने रखती है।
बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कथा एक दर्दनाक अध्याय को बंद करने का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि असली सद्भाव इमारतों से नहीं आएगा। वो इंसानों के बीच आपसी सम्मान और समझ से आएगा। हाँ, और ये एक धीमी प्रक्रिया होगी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो ये 1528 की एक शांत संरचना से शुरू हुई जो सदियों तक एक निष्क्रिय सह अस्तित्व में रही। फिर 1949 में एक मोड़ आया जिसने इसे एक सक्रिय विवाद में बदल दिया, जो 1992 में अपने सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंचा। बिल्कुल। इसके बाद दशकों की जटिल कानूनी लड़ाई चली और अंत में 2019 में एक ऐसा समाधान आया जिसने एक अध्याय को समाप्त कर एक नई शुरुआत की नींव रखी। बिल्कुल, और ये हमें उस अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है जिसके साथ स्रोत हमें विदा करता है। और वो क्या है? ये स्रोत कानूनी समाधान और नए निर्माण के जरिए उपचार का एक रास्ता तो दिखाता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि गहरे ऐतिहासिक घावों से सच में उभरने के लिए एक समाज को अपनी यादों को किस तरह सहेजना चाहिए। क्या अतीत को भूलकर आगे बढ़ना सही है या उसे याद रखकर उससे सीखना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अतीत की दर्दनाक यादें और भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश, ये दोनों एक राष्ट्र की कहानी में शांतिपूर्वक एक साथ मौजूद रह सकते हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही दे।